हेलो नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है। मैं फिलिक्स हॉस्पिटल से और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। टॉपिक का नाम है H3N2। तो बेसिकली ये क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या परेशानियां होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर DK गुप्ता से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो सर वेलकम। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये क्या है H3N2। तो H3N2 एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस बोलते हैं। उसका ये सब टाइप है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस करता रहता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो अपर वाला हिस्सा नॉर्मली उसको इन्फेक्ट करता है, बच्चों बुजुर्गों में करता है। और उसकी वजह से अभी जो भारतवर्ष में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कई सारे देशों में, तो इसलिए इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। सर तो यदि बात करें कि ये भी एक टाइप का इन्फ्लुएंजा से कॉज करने वाला एक बीमारी है या इसके लक्षण आते हैं, तो बेसिकली ये होता कैसे है, स्टार्ट कैसे होता है? देखिए, इन्फ्लुएंजा लाइक जो वायरस है, जो नॉर्मली इसका रिजर्वायर पिग्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं, उनमें एक्सीडेंटली ये वहाँ से ह्यूमन बींग्स में आ जाता है और फिर ह्यूमन बींग्स में, मतलब मनुष्यों में एक दूसरे में फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं, तो अगर मुझे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, तो मुझे क्या होगा, जब मैं खांसता या छींकूंगा तो मेरे से बहुत सारी ड्रॉपलेट निकलती हैं। अगर आप और हम अगर 1 मीटर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, तो आप उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लोगे, फिर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरह फैलता है। बेसिकली सर जब फैलने की बात कर रहे हैं तो अब सीजन की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है कि कब ये ज़्यादा फैलता है। नॉर्मली जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस होती हैं, जिनको आईएलआई बोलते हैं, या इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो है फ्लू वायरस है या स्वाइन फ्लू है, इस तरह के बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं। ये जो नॉर्मली फैलते हैं जब सीजन चेंज होता है, मतलब सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं, स्पेशली जनवरी से लेकर मार्च में। और जो फैलता दूसरा मेन टाइम है इसका है, वो है इंडिया में जो मानसून के आसपास है, मानसून के बाद का, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का, उस समय ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, उस समय ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। सर जैसे कि आप बताए हो ये सारे इन्फॉर्मेशन, तो क्या सिम्टम्स आएंगे मरीजों में H3N2 के जो इन्फेक्टेड होंगे? देखिए, सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, सिम्टम्स जो अदर वायरल इलनेस है उससे रिलेटेड ही होते हैं, वैसे ही होते हैं। जैसे कोविड है या कोई दूसरे वायरसेस हैं, आरएसवी वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, उसकी तरह होता है। उसमें खांसी होना, मतलब कफ होना, रनिंग नोज होना, नाक बहना, स्नीजिंग होना, छींक बहुत तेजी से आना, गले में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, कभी कभी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाना, बुखार आना, तेज़ी से बुखार आना, ठंड से बुखार लगाना, हेडेक होना, मतलब सर दर्द है, बॉडी मतलब बदन दर्द है, मसल पेन है, मसल एक जिसको मतलब मसल्स में या मांसपेशियों में दर्द होना, कुछ लोगों को नौजिया वॉमिटिंग है, कुछ लोगों को इवन दस्त या डायरिया भी हो जाता है। या अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे निमोनिया है या आरडीएस है, तो या दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होता है या लंग्स का अलावा लिवर का या किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के जो अन्य लक्षण है वो भी आ सकते हैं। सर तो इस बीमारी का बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद कब सिम्टम्स आते हैं, तो जी। जो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वायरस जो है आपके ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई करता है, मतलब ग्रो करता है, और उसके बाद वो सिम्टम्स आपको प्रोड्यूस करता है। तो नॉर्मली जो है 2 से 3 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, कि अगर मुझे इन्फेक्शन है और आप मेरे कांटेक्ट में आए हो, अगर मैंने आपको इन्फेक्शन दिया है, तो 2 से 3 दिन बाद आपको सिम्टम्स आ जाएंगे। सिम्टम्स मतलब कि बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, या आपको नौजिया है, वॉमिटिंग है, बॉडी एक है, हेडेक है, फटीग है, थकावट है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये सारे सिम्टम्स आपको 2 से 3 दिन बाद आ सकते हैं अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है। सर क्या ये भी कोरोना की तरह ही फैलने वाला रोग है? बिल्कुल ठीक करें, कोविड वायरस भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ही थी, तो ये भी उसी तरह फैलता है। फैलता मतलब खांसने, छींकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, हैंड शेक करने से, आँख, नाक, मुँह को बार-बार छूने से, या आप बार-बार हाथ नहीं धोते तो हाथों में जो इन्फेक्शन टेबल से मिल जाता है, सर्वेंट से मिलता है, उसकी वजह से आपकी एंट्री हो जाती है बॉडी में, उस तरह फैलता है। तो लगभग फैलने का तरीका दोनों में सेम है। सर H3N2 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो संक्रमण से इसके बचने के लिए हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो जैसे हम बात कर रहे थे कैसे फैलता है, जिस तरह से फैलता है उस
प्रक्रिया में अगर हम अवरोध उत्पन्न कर देंगे तो ये फैलना रुक जाएगा। जैसे हम खांसते छींकते हैं, उस समय खांसते छींकते समय हम जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होते हैं कि मतलब आपको हैंकी के अंदर आपको खांसना छींकना है या टिश्यू पेपर के अंदर खांसना छींकना है या खांसते छींकते समय अपने एल्बो का वो करें, यूज़ करें, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगी। बार बार सोप एंड वाटर से हाथ धोएं, 30 से 40 सेकंड तक कम से कम आपको हाथ धोने चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। अपने नाक, मुंह, आँख को बार बार हाथों से नहीं छूना चाहिए, बिकॉज हम उंगलियों को बहुत जगह सरफेस में टच करते हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं। अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको ड्रॉपलेट मतलब कफ कोल्ड लाइक सिम्टम्स हैं, तो आप खुद को आइसोलेट कर लें, खुद की जांच कराएं, खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन करें, रेस्ट करें, नींद अच्छे से लें। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। तो ये हम बचने के उपाय इस तरह से कर सकते हैं। सर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए कि कुछ बीमारियां कुछ एज ग्रुप को ट्रिगर करती हैं कि इस एज में ही वो बीमारी होगी, तो अगर H3N2 को देखा जाए तो वो हर एक एज ग्रुप में कैसे इन्फेक्ट करती है? तो बात करें तो इन्फेक्ट तो सबको कर सकता है। जैसे कोविड था, सारे एज ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों। लेकिन किसके अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, किसके अंदर सीरियस डिजीज कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट। तो खास करके जो बच्चे हैं, 5 साल के कम बच्चे, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। 65 से ऊपर जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उनको कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा या सीरियस इलनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक पेशेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, या कोई डायलिसिस पे है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, या किसी को ऑलरेडी स्टेरॉइड्स चल रहे हैं किसी वजह से, तो ये ऐसे लोग हैं जिनको अगर इन्फेक्शन होता है इन्फ्लुएंजा का तो वो खतरनाक हो सकता है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सर अब तक हमने बात किया है कि कैसे होता है, क्या होता है। अब इसके जांच की प्रक्रिया पे जाए तो क्या जांचें की जाती हैं जो इंश्योर करता है कि H3N2 पॉजिटिव हो गया है? देखिए, एक तो जिस समय मान लीजिए कोई स्पोरेडिक केसेस आ रहे हो तो उसमें पता होता है कि ये केसेस आ रहे हैं, तो हमें हाई सस्पेशन रेट रखना चाहिए। अगर मान लो किसी को भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, सिम्टम्स है, तो हमें सस्पेशन रखना चाहिए कि अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज ये हो सकता है इन्फ्लुएंजा ही हो। तो इसलिए एक तो हाई सस्पेशन है। दूसरा क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अगर मान लो सिम्टम्स हैं बुखार, खांसी, गले में दर्द, नाक बहना, छींक आना, चेस्ट पेन होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना या थकावट होना, ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाते हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो सकती है। उसके अलावा कुछ होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो हम जरूरी पड़ने पे करवाते हैं जब पेशेंट सीरियस हो रहा है या रिकवर नहीं कर रहा है। उसमें रियल टाइम RT-PCR कराते हैं। कभी कभी हम वायरस को आइसोलेट करके उसको ग्रो कर सकते हैं, कल्चर में वो देख सकते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज का टेस्ट देख सकते हैं। तो कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिनसे हम डायरेक्ट एविडेंस दे सकते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस, अगर न्यूमोनिया हो रखा है, किसी को चेस्ट में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो कभी कभी जरूरत पड़ सकती है कि एक्सरे या CT स्कैन की संभावना हो या दूसरे अन्य टेस्ट को हम देख सकते हैं। बट नॉर्मली बहुत सारे टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। सर अब तक हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात की, डायग्नोस्टिक तक हमने बात की। अब अगर देखा जाए तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस फर्दर हो सकते हैं जो कि और भी ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करेंगे पेशेंट के बड़ा लिए? अच्छा सवाल है। तो बच्चों में खास करके बात करें तो छोटे बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस है, मतलब जो लंग्स की बीमारी है, लंग का इन्फेक्शन, वो हो सकता है। निमोनिया हो सकता है लंग्स के अंदर, ARDS हो सकता है, इनकेफेलाइटिस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इनकेफेलोपैथी हो सकती है। कभी कभी पुअर इनटेक की वजह से उनका malnutrition में जा सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां जो एग्जैजरेट हो सकती हैं, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह वो एग्जैजरेट हो सकती हैं। तो बच्चों में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बड़ों की बात करें तो बड़ों के अंदर निमोनिया बहुत कॉमन है, हो सकता है। खास करके जो ऐसे लोग जो इम्यूनिटी इनकी कंप्रोमाइज है, जैसे हमने बताया था, कोमॉर्बिड लोग, इनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, COPD, कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट, रेनल ट्रांसप्लांट या स्टेरॉइड्स में उनके अंदर निमोनिया है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स हैं, या COPD का एग्जैजरेशन है, एक्यूट अस्थमा का एग्जैजरेशन है, ठीक है, उनके अंदर इनकेफेलाइटिस है या मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन है, सेप्टिसीमिया है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस है, इवन कभी कभी डेथ की संभावना, जैसे अभी कुछ लोगों की डेथ हुई है, वो हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन बच्चों और इवन प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, सॉरी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। सर डॉक्टर के पास बेसिकली कब जाना चाहिए? ऐसे तो ऑनसेट सिम्टम्स के जैसे ही हो तब जाना चाहिए, लेकिन
आइडियली कब जाना चाहिए? देखिए, डॉक्टर के पास सिम्पटम्स जब जाना चाहिए जब आपका फीवर बहुत हाई ग्रेड हो, 104-105 डिग्री हो, पैरासिटामोल देने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है, जो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही हो, चक्कर आ रहे हो, घबराहट हो रही है, आपका जो SpO2 जो सैचुरेशन है 93-92 से कम जा रहा है, चेस्ट में दिक्कत हो रही है, मतलब कंजेशन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो अगर ऐसे कोई सीरियस सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज अगर हल्के सिम्टम्स में भी है तो भी मैं यही सलाह दूंगा डॉक्टर के पास जाके सलाह जरूर ले लें, डायग्नोसिस जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि इसका इलाज हमारे पास है, एंटीवायरल ड्रग है। अर्ली डायग्नोसिस से अर्ली ट्रीटमेंट होता है और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन को बचाया जा सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं यदि इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हुआ या समुचित उपचार नहीं मिला। तो उस केस में अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे क्या देंगे मरीजों तो को? नॉर्मली जो इसमें सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम लोग डॉक्टर्स जो देते हैं, जैसे पैरासीटामोल देना फीवर के लिए, हाइड्रेशन अच्छा देना, मतलब फ्लूइड देना है, ठीक है। अगर आपको उसके अलावा कफ कोल्ड है तो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ देनी है, कफ सिरप देने हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको खूब सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देने को बोलते हैं, स्टीम लेने को बोलते हैं, गुनगुने पानी से गार्गल कर सकते हैं। घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे अदरक है, शहद है, या आपकी क्या नाम है, मिर्च, काली मिर्च है, या जो लौंग इलायची है, इस तरह की बहुत सारी जो घर के अंदर चीज़ें होती हैं जिनसे एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर, उनका चाय पीना, उनका काढ़ा पीना वो ले सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर पेशेंट सिक है या हाई रिस्क पे है तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग थेरेपी और सिम्टम बेस्ड जिसको हम बोलते हैं वो अवेलेबल है। वो डॉक्टर की सलाह अनुसार आप बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए ले सकते हैं, वो भी दी जा सकती है। और अगर किसी को मतलब लग रहा है कोई सीरियस हो रहा है, जिसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, सेचुरेशन फॉल हो रहा है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी, IV फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, IV एंटीबायोटिक देनी पड़ती है सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और एंटीवायरल थेरेपी देनी पड़ती है। इसके अलावा नेबुलाइजेशन है, स्टीम है, जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो हम सब देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस दिया रिलेटेड टू H3N2। तो अगर आपके भी कुछ इंक्वायरीज या क्वेरीज है या कुछ भी आपके डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।